नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो जैसे बच्चों आपने देख ही लिया होगा कि हम अभी CHSL की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी को आगे ही बढ़ाएंगे डायरेक्ट, जिसमें हमने ये देख लिया था कि CHSL 2019 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। वो तो हमारा एग्ज़ाम जो था वो लेट हुआ था, यानी कि 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, तो आफ्टरनून की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे आज हम उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा, मैंने आपको कल की क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे वो मॉर्निंग के शिफ्ट में था। आज जो मैं करा रहा हूँ आपको वो आफ्टरनून की शिफ्ट में है, और जो मैं कल कराऊंगा यानी कि वेंसडे को कराऊंगा वो आपका इवनिंग की शिफ्ट में होगा। वेंसडे को आपकी 2 क्लासेस होगी, एक आपकी 1:30 से, ये तो होती ही होती है, और एक रात के 9 बजे से आपकी क्लास जरूर होगी, जिसमें हम लोग प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो डे बाय डे इंक्रीज हो और बढ़िया हो, और प्लस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में धीरे धीरे बढ़ते जाए, ठीक है। करेक्ट, जितने आप लोग ठीक कर पाओ। चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, और शुरू करने से पहले एक बार मार्टिन लूथर की एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ते हैं। पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, ठीक है, और सभी को इसके ऊपर काम भी करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पेपर था मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CHSL टीयर 1 2019 का पेपर है ये हमारा, और जो शिफ्ट है वो 1 से 2 बजे की है, यानी कि इट मीन्स हमारे पास आफ्टरनून की शिफ्ट का क्वेश्चंस है हमारे पास। अभी हमारे पास आफ्टरनून की शिफ्ट के क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, तो एक एक करके शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ इसके आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, सिंपल सा, ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास सिंपल सा, और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि प्रिया हैज बीन वर्किंग इन द स्कूल, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम जैन 2017। अब आप पढ़िए, इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जून 2017, उसके बाद लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है सिंस जून 2017, या फिर लिखा हुआ है 4 जून 2017। तो देखो, जिन बच्चों ने टेंस पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा ये क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन वर्किंग। हैज़ बीन वर्किंग का मतलब हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की खासियत होती है कि ये दो ही यहाँ पर प्रीपोजिशंस फॉलो करता है। एक वर्ड होता है सिंस और एक वर्ड होता है फॉर। और सिंस यूज होता है जब आप कभी भी कोई भी एक्यूरेट टाइम की बात करते हो, गिवन टाइम, और जब ड्यूरेशन की बात करते हो तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज होता है बच्चों, फॉर वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो सिंस के बाद जो ये टाइम लिखा हुआ था जून और 2017, ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो अपने साथ हमेशा क्या फॉलो करता है, सिंस। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। एक बार सभी बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस जान लेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे आपके पास लिखा हो मॉर्निंग इवनिंग नाइट, आपके पास लिखा हो कोई भी वीक डेज का नाम जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वगैरह, फिर आपके पास लिखा हो मंथ नेम का नाम जैसे आपके पास लिखा हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वगैरह, या फिर आपके पास कोई ईयर मेंशन कर दिया हो, फॉर एग्जांपल 2010 2015 1947 1950, इस टाइप के एग्जांपल्स जो टाइम्स होते हैं ये सारे टाइम हमारे सिंस फॉलो करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग जैसे अभी हमने कहा था कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए सिंस लगाया, बट आपको पता है मॉर्निंग से लेकर अभी तक 4 घंटे थे, तो इस बार आपने 4 आवर्स बोला, तो 4 आवर्स के लिए आप इस बार क्या यूज करोगे, 4 यूज करोगे। 2 आवर्स के लिए आप 4 यूज करोगे। अब आप बोल रहे हो मंडे, तो मंडे के लिए आपने यूज करा सिंस, बट आपको पता है मंडे से लेके अभी तक 4 दिन थे, तो आप बोलोगे 4 दिन यानी कि 4 डेज यानी कि 5 डेज कुछ भी, तो 5 डेज के लिए आप क्या लगाओगे, 4। ऐसे ही 10 साल के लिए आप क्या लगाओगे, 4। ऐसे ही 100 साल के लिए आपको क्या लगाओगे, 4। मतलब या तो मेंशन कर दे तो मेंशन कर दे तो सिंस लगा दो, मेंशन नहीं करे तो उसके लिए 4 लगा दीजिए, ठीक है। सो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अगले में बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि आपको वर्सटाइल का अपोजिट वर्ड बताना है बच्चों। वर्सटाइल का अपोजिट वर्ड बताना है, आप एक बार पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
चलो देखो, वर्सटाइल पर्सनालिटी कौन होती है बच्चों? जो हर चीज को अडेप्टेबल वे में यूज करे, है ना, जो हर चीज में क्या हो जाए भाई, फ्लेक्सिबल हो, जो कोई भी प्रॉब्लम जिसको ना आए, जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना जान सके। तो अगर मैं बोलूं कि अगर वर्सटाइल का सिनोनियम फ्लेक्सिबल है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, इनसिंसियर नहीं होना चाहिए, ट्रूथफुल नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। सो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और इनफ्लेक्सिबल जो हो गया ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। सो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी। क्या बोलेंगे इसको? सी। चलिए अगला देखते हैं एक बार, नेक्स्ट स्लाइड, 7 स्लाइड में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। लिखा हुआ है टच ऑल द बेसिस, आपके पास लिखा हुआ है टच ऑल द बेसिस। अब आप पढ़ो इसके ऑप्शंस कैसे हैं। फोर्स समवन टू डू समथिंग, इंक्लूड एवरीथिंग, उसके बाद लिखा हुआ है स्केच योर हैंड्स हाई, उसके बाद लिखा हुआ है इमेजिन यू आर फ्लाइंग। बहुत इजी है बच्चों, करेंगे इसका आंसर्स। चलो देखो बच्चों, टच ऑल द बेसिस का मतलब होता है जो हर चीज को साथ में लेके चलता है। यानी कि जैसे हम लोग बोल देते हैं कि दे डील विद एनीवन और एनीथिंग। क्या बोलते हैं? टू डील विद एनीवन और एनीथिंग, यानी कि इंक्लूड एवरीथिंग। क्या बोलते हैं भाई? इंक्लूड एवरीथिंग। सो टच ऑल द बेसिस का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? सी। तो इडियम्स याद रखना है, टच ऑल द बेसिस का मतलब होता है कि इंक्लूड एवरीवन या फिर इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है किट का। किट का सिनोनिम क्या हो सकता है हमारे पास? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार पढ़ लेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है पार्टिकल, एलिमेंट, इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन। दीजिए एक बार इसका आंसर। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एलिमेंट, पार्टिकल। बताइए। तो किट का मीनिंग होता क्या है? किट का मीनिंग होता है टूल्स, किट का मीनिंग होता है इक्विपमेंट, किट किट का मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, किट का मीनिंग होता है गैजेट्स। तो आप नोटिस करिए ये सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और सभी बच्चे एक बात और ध्यान रखेंगे कि कभी भी इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स नहीं बनाया जाता, कभी भी इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं आगे जाके फंस जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में हमारे पास सिंपल हमारे पास क्लॉज टेस्ट है और हमें इसमें फिल करना है कि इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। तो एक बार आप मेरे साथ के साथ पढ़िए और आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
चलो बच्चों मैं भी कराता हूं, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है हमारे पास द ग्रेट स्तूपा at Sanchi is one of the oldest stone structures in India. It was originally commissioned dash Empire Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus dash built a simple hemispherical brick structure. The relics मतलब tradition of the Buddha. It was crowned by the Chhetri, a parasol like dash symbolizing high rank which was dashed to honor and shelter the relics. चल एक बार करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर देंगे सभी। देखो एक बार कराते हैं। लिखा हुआ है, बात हो रही है स्तूपा के बारे में, बात हो रही है द ग्रेट स्तूपा के बारे में, जो कि कहाँ है, सांची में, ठीक है। और बता रहा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, इट वाज ओरिजिनली कमीशनड डैश द। आप नोटिस करिए ये हमारे पास बोल रहा है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो हमारा अशोका राजा था, ठीक है, एम्पीरियर था जो हमारा, उसके द्वारा। तो द्वारा का सेंस आपके पास साफ पता चल रहा है, कौन सा वर्ड फॉलो करेगा भाई, बाय। कौन सा वर्ड फॉलो करेगा, बाय। और लिखा हुआ है इन द 3rd century BCE इट्स न्यूक्लियस डैश बिल्ड अ, तो इट्स न्यूक्लियस डैश बिल्ट अ गेव वर वॉज केप्ट। बच्चों ये यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये गलत है, फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर ये वाला जो है, एक मिनट देखते हैं। इट्स न्यूक्लियस बोला हुआ है बस, ठीक है। ये बिल्ट वर्ड नहीं है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देखा उसमें ये लिखा हुआ था इट्स न्यूक्लियस डैश अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर। तो आप पढ़ो क्या लिखा ऑप्शन में, गेव वर वॉज और कैप्ट। आप नोटिस करो डायरेक्ट आपके पास लिखा हुआ है अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक, ठीक है। तो सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक यानी कि आपके पास एक तरह का नाउन फॉलो करा, तो यानी कि यहाँ पर यानी कि वॉज आना चाहिए या तो वर। तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, वॉज, क्योंकि नाउन फॉलो करना है ना, इसीलिए, क्योंकि कैप्ट का सेंस नहीं आएगा, वर का सेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगले में देखते हैं। तो हमने फर्स्ट में यहाँ पर बाय यूज करवाया था, यहाँ पर हमने सेकंड में यूज करवाया वॉज, थर्ड देखते हैं, ये यहाँ पर होगा वॉज, ठीक है। हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, इट वॉज क्राउंड बाय द छेत्री अ पैरासोल लाइक, गलत कर दिए हैं क्या, बिल्ट ओवर, ये वाला सेंटेंस आगे पीछे हो गया बच्चों थोड़ा सा। क्राउंड बाय द छेत्री अ पैरासोल लाइक डैश सिंबॉलिंग, तो इसमें तो आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये तो दिख रहा है हमें, यहां पर आ जाएगा क्या, स्ट्रक्चर। और बोल रहा है हाई रैंक विच वॉज डैश टू ऑनर, इंटेंटेड, इन्फॉर्म्ड, प्रिडिक्टेड, आउटलाइंड। लिखा हुआ है सिंबॉलिशिंग हाई रैंक विच वॉज डैश टू ऑनर। इसके ऑप्शन बच्चों थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो हमारे पास लिखा हुआ है इंटेंटेड, आउटलाइंड, इन्फॉर्म्ड और प्रिडिक्टेड। तो इंटेंट का ही चारों ऑप्शन को पढ़ के सेंस आ रहा था, ठीक है, इंटेंट का ही सेंस आ रहा था। तो यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज कर दिया, इंटेंटेड, ठीक है। अब ये वाला जो एक बच्चों एक लाइन मिस हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, वो कभी आप जो मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम के ग्रुप में इसके क्वेश्चन भेजूंगा, वहाँ पर देख लेना, क्योंकि ये बिल्ट ओवर का तो सेंस दे रहा है, बट ये सेंस नहीं समझ में आ रही कि कहाँ पर आएगी। ये लाइन बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो गई है, बाकी ये सेंस आ रहा है। अगर बिल्ट लिखा होगा तो ओवर आएगा, क्योंकि ओवर बिल्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट में हम लोग वॉज लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सेकंड में वॉज लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये अगर होगा तो ओवर लगेगा।
उसके बाद स्ट्रक्चर लगेगा और देन उसके बाद इंटेंटेड लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि ना जब हम लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला हमारे पास देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो आपके पास एक सेंटेंस है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिसेंबल टू ईच अदर। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है इसमें कि कहां गलती है, एक बार जल्दी से करिए। चलेंगे, करो, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिसेंबल टू। पढ़ो, ये क्या लिखा था, रिसेंबल टू। कभी भी रिसेंबल अपने साथ प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिसेंबल आ गया, रीच आ गया, ऑर्डर आ गया, एंटर आ गया, एम्फेसाइज आ गया, उसके बाद अटैक आ गया, ठीक है, अफेक्ट आ गया, डिस्कस आ गया, डिस्क्राइब आ गया, ठीक है, ऑर्डर लिख दिया था। और ये और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं भाई, अभी ये मैं प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहा, थोड़े बहुत याद है वो लिखवा रहा हूं। इनके साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि नो प्रीपोजिशंस, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रिसेंबल अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता। मैरी आ गया। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं बच्चों इसमें कि जैसे मैंने एक वर्ड बोला मैरी, एक वर्ड बोला मैंने एंटर, तो ये वर्ड कुछ प्रीपोजिशन लेते भी है, बट वो एक तरीका पता होना चाहिए कि किस केस में मैरी के साथ प्रीपोजिशन आता है या फिर किस केस के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है। तो ये एक अलग का टॉपिक है, उसको इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने लग गया तो मेन टॉपिक छूट जाएगा हमारा। बस आप ये याद रखो कि कुछ वर्ड्स हमारे पास, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने बगल में प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहे हैं, अगला बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपके पास एक सेंटेंस है कि द बैट्समैन हैड हिट द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री, और आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आप पढ़े यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैड हिट। तो मैंने ये बहुत बार सिखाया है बच्चों कि हैज, हैव और हैड, इनके बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हैज हैव तो लगेगा ही, या हैड होगा तो वो तो लगेगा ही, प्लस इसके साथ हमें बीन आंसर लगाना क्या होता है, कंपलसरी। तो इसीलिए हम इसके बगल में बीन लगाएंगे। पढ़िए, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है, सो ऑप्शन विल बी सी। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आ गया होगा आप लोगों को। चलो अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपके पास ना इस बार इनडायरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है बच्चों, और आपको इसका इनडायरेक्ट से उल्टा यानी कि डायरेक्ट बनाना है। और आप नोटिस करिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई हैड वॉज्ड, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हैड, वैसे तो हैड का आंसर हैड में भी होता है, बट इसका आंसर आपको किस में देना होता है, हैज हैव में, ठीक है। किस में देना होता है, मतलब किसी ना किसी में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हो जाए। अब आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा था, डिड, यहाँ क्या लिखा था, यू हैड, यहाँ क्या लिखा था, डिड, यहाँ क्या लिखा था, हैड, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब आप नोटिस करिए यहाँ पर ऑप्शन में हैज हैव नहीं है, तो बच्चों जब हैज हैव नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉलो कर लेते हैं, बात तो वही है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का आंसर पास्ट परफेक्ट में होता है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसीलिए हमारे पास दोनों के आंसर करेक्ट है, डिड वाला ये भी सही है, डिड वाला ये भी सही है। और आप इसको ऐसे ही गलत कर देते हैं, क्यों, जब आपने डिड यूज कर लिया तो डिड के साथ वॉज्ड वर्ड नहीं आना चाहिए था, तो आंसर विल बी सी। तो 12th का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 16 स्लाइड पे 13th क्वेश्चन करेंगे। नेबुलस वर्ड पूछा हुआ है और बताना है इसका एंटोनियम क्या होगा। आपको बताना है नेबुलस का एंटोनियम क्या होगा, म्यूचुअल होगा, क्लियर होगा, कॉमन होगा, फैमिलियर होगा। अभी हमने बच्चों कल के दिन
सेम टाइम पे, सेम जगह, सेम चैनल पे, सेम टीचर से। मैंने आपको सेम बात बताई थी नेबुलस के लिए। आपको याद होगा हमने एक वर्ड पढ़ा था वेग, हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑब्सक्योर, ठीक है, CURE, हमने एक वर्ड बना था एम्बिगुअस। ये सारे वर्ड का मतलब क्या था याद है आपको? इन सारे वर्ड का मतलब था अनक्लियर। क्या मतलब था? अनक्लियर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये वर्ड याद कर लें सारे के सारे। सो ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है, तो अपोजिट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़े से सारे वर्ड याद कर लो, इन सब का मतलब होता है सारे के सारा अनक्लियर्ड सिचुएशंस को बोला जाता है, नेबुलस वगैरह। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना है सिनोनियम, पढ़ेंगे और एक बार आंसर देंगे। दो भाई, एनोडियन का आपको सिनोनिम बताना। देखो एनोडियन एक तरह का होता है पेन किलर। क्या होता है? पेन किलर। अब आप नोटिस करना, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी उन स्टेजेस को रोकने के लिए भी होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी फर्स्ट स्टेज होती है, माइनर स्टेज होती है, तो लोग कहते हैं कि यार ये बीमारी हमारी क्या है, काबू में, कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये उसी वर्ड के लिए यूज होता है। अब आप पढ़ो हॉस्टाइल, और जितने वर्ड हैं इनमें सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो पॉजिटिव का यहां पर सेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉजिटिव में जो यहां पर आंसर हो जाए वो क्या आ जाएगा? बेनाइन, ठीक है ना। ऐसे एक वर्ड होता है बेनिग्नेंट, ANT यूज हो जाता है। बेनिग्नेंट वर्ड भी यूज होता है जब आप कोई सिचुएशन को रोक सकते हो, कंट्रोलेबल सिचुएशन होती है। बाकी इसका मतलब काइंड में भी होता है। किस में भी होता है भाई? काइंड में। या फिर वार्म हार्ट के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। किसके लिए? वार्म हार्ट के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, बेनाइन। तो ये वर्ड के दोनों के सेंस एक जैसे थे, मतलब इन दोनों का वर्ड का यूज एक सेंस में यूज होता है। और ना जब बेनाइन वर्ड उसके लिए भी होता है, जैसे आप देखते होगे किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदारता होती है, बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है, उसको भी बिनाइन फेस, बेनिग्नेंट फेस भी बोला जाता है। हालांकि दोनों सेम वर्ड है, बस एक थोड़ा ज्यादा यूज होता है, एक थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है। सो 14th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि अंडरलाइंड में आपको इडियम बताना है। अब आप पढ़ो, यहां पर बोल रहा है कि द पुलिस वॉज एबल टू, यहां पर वॉज नहीं आएगा बच्चों, वर आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा है। एबल टू फाइंड द गिल्टी बट द बिग फिश स्केप्ड। आप देखो बहुत बार बोला जाता है बिग स्केप, सॉरी अ बिग फिश, इसका मतलब होता बहुत बड़ी मछली। ऑप्शन में पढ़ो, टॉल पीपल, मेन लीडर्स। क्या आंसर हो जाएगा भाई? मेन लीडर्स, है ना, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मेन लीडर्स, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। अगले में हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप फिर करना। लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक इंस्पेक्शन डैश दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट रिमेन्ड intact after the Hiroshima bombing in Tokyo would not withstand a strong tremor. पढ़ेंगे, revealed, resumed, redirected और retracted। redirected, resumed और revealed। देखो पढ़ के देखो क्या लिखा है कि अर्थक्वेक इंस्पेक्शन ने बताया, तो क्या बताया? उसको रिवील किया। क्या रिवील किया भाई? आगे जाके बोला हुआ है कि दो जो एंशिएंट बिल्डिंग थी जिसके ऊपर हिरोशिमा में बॉम्बिंग करी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रिवील्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिवील्ड। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सेंटेंस की हिंदी मीनिंग बना के भी कुछ आंसर्स कर सकते हैं, जैसे यहां पर आपको इसका आंसर हिंदी से ही आ जाता। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सेगमेंट बताना है, ग्रामेटिकल गलती कहां पर है। लिखा हुआ है ओ डियर द ऑडियो is one of the
चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। एक बार सभी बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। करा भाई, पढ़ो क्या लिखा है। ओ डियर, द ऑडियो इज वन ऑफ द, आपको मैं ये बहुत बार सिखा चुका हूं कि वन ऑफ याद कर लो कि वन ऑफ के बगल में हमेशा नाउन कैसा फॉलो होगा बच्चों, प्लूरल। तो आप पढ़िए क्या लिखा था, चैनल। तो चैनल की जगह पे क्या होना चाहिए था, चैनल्स। ठीक है, प्लूरल किस ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है कि रवि इज वन ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा हुआ है, रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब हमें लगता है कि रवि की बात हो रही है सेंटेंस में, और रवि जो है बिल्कुल सही है, एक बच्चा है। बट आप पढ़ो, जब वन ऑफ आता है, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सब में से कोई एक। तो बहुत सब में से कोई एक की बात हो रही है, तो इसलिए बॉय नहीं होता यहां पर, क्या आएगा भाई, बॉयज। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बॉयज। तो वन ऑफ क्या फॉलो करता है, प्लूरल नाउन। चलिए, तो 17th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 में बताएंगे कि हमारे पास एक इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, पेंसिव, एप्रीहेंसिव, अपेंडेड और मेडिटेटिव। मेडिटेटिव यही गलत पता चल रहा है बच्चों। मेडिटेटिव की स्पेलिंग में MEDI होता है, ठीक है, TATIVE, मेडिटेट। ठीक है, सो 4th इज द करेक्ट आंसर, करने की कोई नीड नहीं थी। एप्रीहेंसिव सही लिखा हुआ है, अपेंडेड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसके बाद पेंसिव भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, यानी कि 4th। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास बच्चों बोला हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास लिखा हुआ है कि द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर some of the major dash that you face, crunches, crashes, challenges और contested। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास, challenges, कि भाई कितने सारे challenges आपको फेस करने को मिले हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, challenges। ठीक है, सो 19th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। अगले में हमें इंप्रूवमेंट बताना है कि यहां पर इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगी, पढ़ेंगे और इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, द स्ट्रगल फॉर द क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड गिवन दैट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। कुड प्रायोरिटाइज, इज प्रायोरिटाइजिंग, may have prioritize, गलत है, यहां पर सेंस ही नहीं बनेगा, और नो इंप्रूवमेंट। तो बच्चों देखो, हमने यहां पर लिखा है मस्ट। मस्ट क्या हो गया, मोडाल्स। तो हमें पता है मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो होती है ना, तो यहां पर थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई थी। सो कोई भी गलती सेंटेंस में नहीं है, इसीलिए ये यहां पर करेक्ट बिल्कुल लाइन लिखी हुई है। सो 20th का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, डी। इसमें कोई भी मिस्टेक हमारे पास नहीं है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपको एक बार स्पेलिंग बतानी है, एक बार आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो करा, चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड।
अब आपको बताना है प्रोपेंसिटी की स्पेलिंग यहां पर सही है कि गलत है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं PROPENSITY, ठीक है, CI नहीं होता, हमेशा क्या होता है SY। अगला लिखा हुआ है सस, यहीं से पता चल गया क्योंकि इसको SUS लिखते हैं, ससेप्टिबल, ठीक है, SUS आता है, यहां पर S आएगा, ठीक है। इम्पैकेबल कौन होता है, बहुत अच्छा काम, बेहतरीन काम, परफेक्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पैकेबल में डबल C आता है बच्चों, यही करेक्ट है ना। और इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल में PRESS आता है, यानी कि ये भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इम्प्रेशनेबल और ससेप्टिबल, इन दोनों का मतलब होता है इजिली इन्फ्लुएंस्ड। क्या होता है, इजिली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, जो किसी की बातों में आ जाता है। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए प्रोपेंसिटी वर्ड यूज होता है। और इम्पैकेबल मैंने बता दिया, परफेक्ट बंदे को बोला जाता है, जिसमें कोई कमी नहीं होती, जगह अच्छा स्टैंडर्ड होता है, उसको बोलते हैं। तो इम्पैकेबल की स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, PE के बाद आपको डबल C लगाना होता है, ये गलती हो जाती है एग्जाम में, ठीक है, डबल C आएगा। चलो अगला है हमारे पास, हमें एक वर्ड में बताना है कि स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड। बहुत इजी है, आप इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताएंगे, लिखा हुआ है स्कूलरी, स्कूलरी, प्लांटी, प्लांट्री, उसके बाद एंटी रूम, उसके बाद लाडर। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे और जी पेंट्री वर्ड यूज करते हैं। देखो यहां पर बच्चों क्या होता है, टू कीप का सेंस होता है। और आप पढ़ो, यहां पर लिखा हुआ है कि जहां पे डिशेस को वॉश किया जाता है। तो स्कूलरी वर्ड जो होता है वो हमारा होता है जहां पर आप, छोटा सा रूम होता है जहां पे डिशेस वगैरह को वॉश किया जाता है, ठीक है, स्कूलरी, LLERY, ठीक है, स्कूलरी। अगले बार लिखा हुआ है लैडर, ये भी एक तरह का रूम ही होता है, बट ये भी जैसे कुछ सामान वामान फूड वगैरह रखने के लिए यूज करा जाता है। सो आंसर इसका ध्यान रखना, बच्चे वर्ड पेंट्री यूज करते हैं, पेंट्री भी होता है लेकिन पेंट्री में सामान को रखा जाता है, ठीक है। चलो अगला 23 में हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं अरे जम्बलिंग, जिसको हम लोग PQRS के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक बार सारा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैंने क्या रखा है कि जब भी PQRS आता है यहां से लेके यहां तक पढ़ो एक बार अच्छे से, है ना। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वकार इंस्टेड गेव इट टू अफरीदी who went on to score a 37-ball century, the fastest ODI century. That was when his teammate Waqar Younis handed him over a bat that belonged to Sachin Tendulkar. When Shahid Afridi had flown in to join the Pakistan team 1996, he had not even have a proper bat to play with. Sachin had earlier gifted Waqar his bat to take the क्या ये क्या है, सियालकोट, अच्छा सियालकोट पाकिस्तान आई है ये, ठीक है, सियालकोट पाकिस्तान वर्ल्ड्स फेमस स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एंड गेट अ कस्टम मेड वन रिप्लिकेटेड देयर, ठीक है, रिप्लिकेटेड देयर। चलो करो एक बार कोशिश करो कैसे कर सकते हैं इसका आंसर देने की, देखिए किससे इसका आंसर करेक्ट बन सकता है। देखो सेंटेंस की शुरुआत आपको दिख रहा होगा यहीं से हो रही होगी, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी हैड फ्लॉन टू ज्वाइन द पाकिस्तान टीम, ही डिड नॉट हैव इवन, यानी कि सी से सेंटेंस शुरू होगा। और देखो एक ही ऑप्शन है जो सी से शुरू हो रहा है, बट आप पढ़ो इसमें जो ये लास्ट लाइन थी, वकार इंस्टेड गेव टू अफरीदी, आप पढ़ो ये वाली जो ऑप्शन है सबसे लास्ट जाएगा, यानी कि सी से शुरू होगा और ए पर ओवर होगा, ऐसे भी पता चल रहा था। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। बाकी आप देख लो
पहले हमने ये वाली लाइन बताई, उसके बाद हमने बी वाली लाइन बोली, फिर सचिन वाली लाइन बोली, और देन उसके बाद वकार वाली लाइन बोली। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्या लिखा है हमारे पास। अगला लिखा हुआ है कि वन वर्ड बताना है, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन। कितनी बार ये वर्ड बताया जाता है, पढ़ो और एक बार इसका आंसर दो। पढ़िए और इसका आंसर दीजिए भाई। पॉलिटिशियन होता है वो वर्ड, साइनोसॉर होता है, लीडर होता है, या ऑर्गेनाइजर होता है। देखो जब भी कभी भी सेंटर ऑफ अटेंशन की बात आएगी तो उसका आंसर होता है साइनोस्योर। ठीक है, क्या होता है, साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अटेंशन। बहुत बार ये वर्ड क्रिकेट में भी यूज करा जाता है, बहुत जगह पे यूज करा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, PQRS। आप एक बार पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पढ़ दूं, लिखा हुआ है आपके पास कि मुल्ला नसरुद्दीन ओपनड अ हेयर कटिंग सैलून and was ready to welcome his customers. मुल्ला he said sheepishly, मतलब अच्छे तरीके से भी होता है, थोड़ा सा नजर के लिए यूज होता है ये। my new wife is coming home today. Just take out all the gray strands from my beard. ठीक है, being the first day a lot of people came and among them was a man in his early 50s with a flowing beard and make me look very young. पढ़ के बता दो, अपने आप पता चल जाएगा। पढ़ के बताइए भाई, सेंटेंस दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखो आप नोटिस करिए, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ओपन द हेयर कटिंग सैलून, यानी कि शुरुआत किससे हो जाएगी भाई, ए से। ये है, पढ़ते हैं एक बार। ए के बाद बोल रहा है डी, बीइंग द फर्स्ट डे अ लॉट ऑफ पीपल केम एंड अमंग देम वाज अ मैन, ये हो जाएगी डी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी, मुल्ला ही सेड शीप्सली, ठीक है, ये हो जाएगा फिर बी। और बी के बाद आएगा हमारे पास कौन सा, डी। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई, इसका सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए से शुरू करना है और इस वाली लाइन पर ओवर करना है। ठीक है, ए से शुरू करना है, सी वाली लाइन पे क्या करना है, ओवर करना है। ठीक है, देखो जितनी बच्चों आपकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल माइंड में क्लियर होगी ना, उतने ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को रीड कर रखा है, तो थोड़ा सा आप लोग रीडिंग जितनी अच्छी कर लोगे ना, उतने अच्छे आपके आंसर्स होने लग जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में बच्चों हमने आफ्टरनून शिफ्ट जो है वो खत्म कर ली है, और अब हम लोग कल की क्लास में सेम टाइम पे 1:30 बजे आपके पास इसका इवनिंग का शिफ्ट और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।